Everyone, in this video we are going to start with the chapter that is solution. Okay, so basically इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड उसके कंसंट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. लाइक कितने टाइप से हम सॉल्यूशंस को मेज़र कर सकते हैं, कितने वे से हम उसकी कंसंट्रेशन को बता सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर चैप्टर में वी हैव टू कंसिडर ओनली द ट्रू सॉल्यूशन. ट्रू सॉल्यूशन का मतलब वो होता है जहाँ इट्स अ काइंड ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर. मतलब इफ़ आई एम हैविंग फॉर एग्जांपल, जैसे आप अपने घर में अगर एक ग्लास लेते हो जिसमें आपने पानी लिया है, इसके अंदर आप शक्कर को मिला दो. ठीक है, बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है. शक्कर मिला दो, पूरी तरह से शक्कर मिल जाएगा. होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है यूनिफॉर्म मिक्सचर. मतलब आप इस ग्लास में से किसी भी कोने से पानी अगर लोगे तो वो उतना ही मीठा होगा जितना दूसरे कोने का पानी होगा. ठीक है, लेकिन अगर इसी ग्लास में जहाँ पानी है इसमें अगर आप आटा मिला दो तो हो सकता है कि यहाँ पे आटा ज़्यादा घुला हुआ है, यहाँ पे कम घुला हुआ है. सो ये नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है. सो यूनिफॉर्म मिक्सचर का मतलब समझ में आ गया, विच इज़ नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर. और ऐसे ही सोल्यूशंस को हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है, दैट इज़ द ट्रू सोल्यूशंस. अच्छा, अब ये सोल्यूशंस बनता कैसे है? बहुत ही छोटी सी चीज़ है. ठीक है, ऑलरेडी हम सबको पता है कि सोल्यूशन दो चीज़ों से जाके बनेगा. जब दो चीज़ें आपस में आके मिलेंगी, पहला है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट. कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है? ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है कि हम लोगों ने इतने सारे कंपोनेंट को सॉल्यूट में डाल दिया, इसको हमने सॉल्वेंट में डाल दिया. नहीं, एक सिंपल सा बेसिक सा क्राइटेरिया है, वो ये है कि जो भी कंपोनेंट लेस क्वांटिटी में होगा दैट विल बी सॉल्यूट, और जो लार्ज क्वांटिटी में होगा दैट विल बी सॉल्वेंट. अब बहुत सारे टाइप्स के सॉल्यूशन हमें मिलेंगे, जैसे सॉलिड इन गैस, कुछ ऐसा सॉलिड इन गैस मिल सकता है, लिक्विड इन गैस मिल सकता है, गैस इन लिक्विड मिल सकता है. जैसे अगर मैं बात करूं गैस इन लिक्विड, ये गैस इन लिक्विड का मतलब है कि गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया गया है. ठीक है, जैसे कि हम लोगों का सोडा वाटर हो गया. सोडा वाटर इज नथिंग बट हाईली प्रेशराइज्ड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द वाटर. ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने वाटर के अंदर मिक्स किया हुआ है हाईली प्रेशराइज्ड करके. तो ये हो गया गैस इन लिक्विड. लिक्विड इन लिक्विड, ओके, जैसे अगर मेरे पास कोई यहाँ पे पानी है, पानी के अंदर मैं कोई दूसरा लिक्विड डाल दूँ, ठीक है, और मैं उसको अगर मिला दूँ तो फिर वो लिक्विड इन लिक्विड बन जाएगा. गैस इन गैस, अपने आसपास का एटमॉस्फेयर. तो इस तरीके से हम लोगों को बहुत से सॉल्यूशंस मिलेंगे. ठीक है, जहाँ पे सॉल्यूट तीनों में से कोई भी स्टेट में हो सकता है. इट कैन बी आइदर इन लिक्विड, गैस और सॉलिड. सिमिलरली सॉल्वेंट भी हो सकता है. तो ये सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. ठीक है, ये चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? वाई डू वी नीड टू स्टडी दिस चैप्टर? इस चैप्टर को पढ़ने से हम लोगों को बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट पता चलेंगे विच आर एक्चुअली इंटरेस्टिंग. आप सब लोगों ने कुल्फ़ी खाई होगी, राइट? कभी देखा होगा अगर कुल्फ़ी वाला अपने मटके के अंदर अगर देखा होगा जिसमें से निकाल के देता है कुल्फ़ी, तो वो बर्फ़ के अंदर नमक डाल के रखता है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं केमिस्ट्री है. अब ये क्या रीज़न है, शायद बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, या फिर उनको जस्ट ये पता होगा कि बर्फ़ डालने से टेम्परेचर बहुत देर तक मेंटेन होता है. ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? ये सारी चीज़ें इस सोल्यूशन चैप्टर में हमें पढ़ने वाले हैं. जैसे आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं. बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पे स्नोफॉल होता रहता है. अब स्नोफॉल होने के कारण रोड पे पूरी की पूरी ऐसे बर्फ़ गिरी हुई रहती है, तो इट्स वेरी रिस्की. अब बर्फ़ को हटाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है. बट लोग वहाँ पे उतना एफर्ट लेने से पहले बर्फ़ के ऊपर नमक डाल देते हैं. तो इससे क्या फ़ायदा होता है? ये सारी चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं हम लोग जो रीज़न है, जो क्यूरियोसिटी हम लोगों की, वो इस चैप्टर में आके ख़त्म होने वाली है. ओके, आई गिव यू वन एक्टिविटी. आप डेफिनेटली वो अपने घर पे करिए. यू विल कम टू नो मोर अबाउट दिस. कि आपने क्या किया, 2 ग्लास लिया, ठीक है, दोनों ग्लास में आपने वही सेम वाटर रखा जिसका एक टेम्परेचर हम रूम टेम्परेचर मान लेते हैं 28 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, बस एक आपने क्या किया, एक ग्लास में आपने डाल दिया सॉल्ट और इसको अच्छे से मिला दिया. तो ये आपका, इसमें आपका बन गया सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन. ठीक है, और यहाँ पे आपका नॉर्मल वाटर है. अब एक आइस क्यूब निकालिए, एक आइस क्यूब आप इसमें डालो
और एक आइस क्यूब इसमें डालो एंड आफ्टर 2 मिनट्स ये दोनों आइस क्यूब को आप निकाल के देखो एंड ऑब्जर्व योर रिजल्ट। आप देखोगे कि इस पानी में जो आइस क्यूब गया है वो बहुत जल्दी ही पिघल गया होगा एज कंपेयर टू दिस। तो इसके पीछे का क्या रीजन है, क्या कारण हो सकता है, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो अब विल बैक टू आवर टॉपिक दैट इज सॉल्यूशन। ओके, अब सॉल्यूशन को कितने तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी। फॉर एग्जांपल देखो, जो टेक्निकल टर्म है उसके बारे में हम लोग बाद में आते हैं, पहले हम लोग जनरल बातें करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री को जितना हम लोग जनरली अगर समझेंगे, जितना हम उसको जैसे नॉर्मल चीज़ों को समझते हैं वैसे अगर समझेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस। ओके, सो फॉर एग्जांपल ग्राम पर लीटर। अब देखो, किसी भी चीज़ को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल 10 ग्राम पर लीटर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल किसका सोल्यूशन है, मैं NaOH का सोल्यूशन ले लेता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, देखो ये किसी को भी अगर मैं पूछूंगा तो वो यही बोलेगा कि 10 ग्राम पर लीटर NaOH का सोल्यूशन। मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, एक्वेस सोल्यूशन है। एक्वेस का मतलब होता है जिससे हम लोगों को पता चल जाता है कि ये वाटर में बनाया गया सोल्यूशन है। जब भी हमें सॉल्वेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो, वी हैव टू कंसिडर इट वाटर। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये भी एक चीज हम लोगों को पता है। ओके, सो 10 ग्राम पर लीटर का मतलब क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, अब ध्यान रहना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग कर रहे हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन में, ओके 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम NaOH होगा, दैट विल बी 10 ग्राम। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूंगा ये सॉल्यूशन बनाओ तो कैसे बनाओगे। अब हम में से बहुत सारे लोग होंगे बोलेंगे अरे ये तो बहुत इजी है, हम लोगों को क्या करना है, 1 लीटर पानी लेना है, उसमें 10 ग्राम NaOH मिलाना है। नहीं, यहीं पे छोटी छोटी चीजें जो हम लोगों को पकड़नी है और उस चीज को समझना है। अगर आपने 1 लीटर पानी लिया, ओके, इसके अंदर आपने 1 लीटर पानी लिया, अब इसके अंदर आप 10 ग्राम NaOH मिलाओगे तब तो जाके सॉल्यूशन बनेगा ना। और लेकिन सॉल्यूशन कितने का बनाना है हमें, 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है हमें, राइट, ना कि 1 लीटर सॉल्वेंट लेना है। ओके, सो आर यू गेटिंग द डिफरेंस, कि डिफरेंस क्या है। सो अगर मुझे 10 ग्राम पर लीटर का सॉल्यूशन बनाना है, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक बीकर लेते हैं हम लोग, उसके अंदर मैं 10 ग्राम NaOH पहले ही डाल देता हूं, और एक ऐसा बीकर है जहां पे 1 लीटर का मार्क दिया हुआ है। अब मैं इसमें पानी डालते जाऊंगा, इसको मिलाते जाऊंगा, और जैसे ही 1 लीटर आएगा वहां पे मैं रोक दूंगा। तो ये जो मेरा सोल्यूशन बना है, दिस इज दिस सोल्यूशन जो 10 ग्राम पर लीटर का है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो 10 ग्राम क्वांटिटी किसकी है, NaOH की, तो ये मेरा हो गया सॉल्यूट। और जो अब जो ज्यादा क्वांटिटी में वो क्या है, वाटर है, वो मेरा हो गया सॉल्वेंट। तो ये एक तरीका है ग्राम पर लीटर से बताने का। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन। कई बार हम लोग मोल पर लीटर से भी बताते हैं। ओके, अब इसी को मैं आपको बता देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 मोल पर लीटर NaOH एक्वेस सोल्यूशन। अब इसका क्या मतलब हुआ, बहुत ही आसान सा मतलब है कि 1 लीटर, अगेन 1 लीटर एक्वेस सोल्यूशन में कितना मोल NaOH का है, तो 2 मोल NaOH का है। ठीक है, अब देखो मैं जब 2 मोल कह रहा हूं तो आई एम कंसिडरिंग कि आपको ये सारे टर्म्स समझ में आ रहे हैं कि ये मोल है क्या। ठीक है, जैसे हम मार्केट में जाते हैं संतरा बनाना कुछ लेने के लिए, फ्रूट्स वगैरह, या कांदा वंदा लेने के लिए जाते हैं, बटाटा वगैरह, तो नॉर्मली पोटैटोज वगैरह ये सब तो हम किलो के भाव से ले लेते हैं, लेकिन फ्रूट्स अगर लेने जाए, जैसे बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब लेने जाएंगे तो हम डजन के भाव से लेते हैं, राइट। सो डजन इज 1 क्वांटिटी जो नंबर ऑफ जैसे 12 नंबर है उसको रिप्रेजेंट करता है। सो वैसे ही मोल क्या है, मोल इज बेसिकली रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, सो अगर यहाँ पे 2 मोल NaOH का मतलब है कि इसके पास, हम लोगों को बेसिक आइडिया है मोल का कि 1 मोल अगर किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल हम लोग लेते हैं, सो दैट इज इक्विवेलेंट टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट, राइट। जैसे अगर मैं 1 डजन ऑरेंज कह रहा हूं तो आपके दिमाग में डायरेक्ट एक पिक्चर बन रही है कि हाँ उसमें 12 संतरे होंगे, लेकिन अगर मैं 1 मोल NaOH कह रहा हूं तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा 1 मोल NaOH मतलब वो 40 ग्राम होगा। सो 2 मोल अगर NaOH की बात कर रहा हूं मैं, तो 40 + 40 कितना हो गया, 8 ग्राम हो गया, राइट। और अगर देखो, हम लोगों को इस चैप्टर को ऐसे ही समझना है, अगर हम ऐसे समझते हैं तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये ऐसा हो जाएगा कि ये डे टू डे वाला हम लोगों का काम है, राइट। लेकिन अगर फिर भी अगर फॉर्मूला चाहते हैं तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू weight of the substance upon molecular weight of that component। ठीक है,
तो जैसे अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, नंबर ऑफ मोल कितना है 2, वेट हम लोगों को पता करना है फॉर एग्जांपल, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है NaOH का 40 हो गया, सो वेट कितना हो जाएगा 80. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट इट. सो 2 मोल मतलब हो गया 80 ग्राम. तो इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है ये क्या है, इसमें 1 लीटर सॉल्यूशन में 80 ग्राम क्या है NaOH है. अगेन इसको बनाना अगर होगा तो कैसे बनाएंगे, वही सेम चीज, एक बीकर लेंगे, पहले उसमें सॉल्यूट हम डाल देंगे 80 ग्राम. ओके, अब 1 लीटर मार्क तक हम उसमें पानी भर के उसको स्टर करते रहेंगे. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव टू प्रिपेयर दिस सॉल्यूशन. ये जो यूनिट है मोल पर लीटर, इसी को हम मोलैरिटी भी कहते हैं. देखो हम लोग ने बात ही बात में मोलैरिटी को समझ भी लिया और हमें पता भी नहीं चला, राइट. सो डेफिनेशन अगर मैं बात करूं, सो अब इसको मैं अगर फॉर्मूले के तौर पे लिखूं मोलैरिटी, सो मोलैरिटी इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ध्यान रहे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, बट ये किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए. ठीक है, सो मोल पर लीटर इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी. ठीक है, अब इसके आगे एक और चीज हम लोग बात करते हैं. अब मोलैरिटी डिस्कस किए तो यहीं पे नॉर्मैलिटी डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, सो नॉर्मैलिटी क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअली हम लोग क्या हम लोग यहाँ पे क्या चीज निकालते हैं, यहाँ पे हम निकालते हैं बेसिकली जो वेट है हम लोगों का सब्सटेंस का, उसको ग्राम इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हैं. सो देखो यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ पे एक चीज हम लोगों को समझना है, इसके फॉर्मूले को डिस्कस करने से पहले. ओके, सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पे समझनी है वो है ग्राम इक्विवेलेंट वेट. ग्राम इक्विवेलेंट वेट. ठीक है, तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि देखो एक्चुअली नॉर्मैलिटी का अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, सो दिस इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ओके, दैट इज पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो ये अभी हम लोगों को उतना अच्छे से नहीं समझेगा, लेकिन इसको हम लोग कैसे समझने वाले हैं, तो जितने भी कंपाउंड होते हैं जैसे NaOH हो गया, राइट, HCl हो गया या H2SO4 हो गया, राइट. अब यहाँ पे देखोगे कि ये क्या है, हम लोगों का बेस है. ठीक है, ये है हम लोगों का एसिड, या फिर कुछ हमें कई बार सॉल्ट्स भी मिल सकते हैं जैसे NaCl हो गया, या फिर जो भी हम लोगों को कुछ सॉल्ट्स मिल सकते हैं. ठीक है, सो ऐसे केस में क्या करना है, NaOH में हम हमेशा देखते हैं उसकी बेस है तो उसमें हम उसकी एसिडिटी चेक करेंगे. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज. मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी में क्या दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, पहले उसको हम डिस्कस करते हैं. दैट नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू, यहाँ पे मैं एक फैक्टर लिखता हूँ दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एक्स. और ये एक्स क्या हो सकता है, ये एसिडिटी हो सकता है, बेसिसिटी हो सकता है. ठीक है, या फिर NaCl में किसी एक पे, जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूँ तो सोडियम पे प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है. तो वैसे ही सॉल्ट में किसी एक आयन पे हमें नंबर ऑफ चार्ज देखने कितने होंगे. सो उस क्वांटिटी से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे मोलैरिटी में तो आपको नॉर्मैलिटी मिल जाएगा. तो ये तो एक मतलब डायरेक्ट सा जजमेंट हो गया कि नॉर्मैलिटी हम कैसे निकालेंगे. लेकिन अगर मैं डेफिनेशन के तौर पे बात करूं, ठीक है, अगर मैं उसको डिफाइन करूं कि कैसे उसको मुझे डेफिनेशन के बेसिस पे बताना है, सो नॉर्मैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. अच्छा, तो ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हम कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड दैट शुड बी इन लीटर. तो अब सवाल ये है कि ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकाला जाता है. मोल तो समझ में आता है, ये सारी चीजें समझ में आती है. सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हम कैसे निकालते हैं, वेट. ठीक है, वेट को हम डिवाइड करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट. ओके, उसके इक्विवेलेंट ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट. ओके, यहाँ पे आता है वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉल्यूट. सो वेट को अगर मैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड से डिवाइड करूंगा तो मुझे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिल जाएगा. लेकिन अब वापस दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा कि ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड हम कैसे निकालें. सो हमें क्या करना है, जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगा उसको उसके एक्स फैक्टर से हम डिवाइड कर सकते हैं. अच्छा, ये एक्स फैक्टर क्या है, ये इसका अगर एसिड है तो बेसिसिटी से डिवाइड करेंगे. ओके, फॉर एग्जांपल अगर HCl है, H2SO4 है, तो आप देख सकते हो HCl का बेसिसिटी मतलब H प्लस आयन, आपको बेसिकली एसिड में देखना है H प्लस आयन. ठीक है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी है 1. तो आप मॉलिक्यूलर वेट को 1 से डिवाइड करो तो आपको मिल जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड. ओके,
H2SO4 ये हमें 2H प्लस आयन देगा, तो इस केस में इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो आप मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड कर दो तो आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड मिल जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल ऐसे ही अगर मैं NaOH की बात करूं तो ये बेस है। ओके, तो इसकी अब यहाँ पे बेस में आपको OH आयन देखना है। सो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये एक OH आयन दे रहा है, मतलब इसकी एसिडिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। ओके, ऐसे ही अगर मैं सॉल्ट की बात करूं NaCl, तो यहाँ पे अगर ये ब्रेक होगा तो ये कैसे होगा, Na प्लस Cl माइनस। सो किसी भी एक आयन का चार्ज देख लो, मैं Na के आयन का चार्ज देख लेता हूँ, दैट इज 1, सो डिवाइड बाय 1। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट। ओके, एंड जब हम उसको वेट से डिवाइड कर देते हैं तो हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मिल जाएगा, दैट इज पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ओके, सो इस तरीके से हम नॉर्मेलिटी निकालते हैं। सो क्विकली हम देखते हैं, देखो जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दैट इज मोलैरिटी विच वी हैव डिस्कस्ड इट। वो क्या होता है, मोल पर लीटर। ओके, ये उसका यूनिट है, याद रखना। कई बार मोल पर लीटर नहीं लिखा जाता है, डायरेक्टली कैपिटल M लिखा जाता है। अच्छा, अगर मुझे नॉर्मेलिटी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मोलैरिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, या तो एसिडिटी से मल्टीप्लाई करूंगा और मैं बेसिसिटी से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, या फिर मैं अगर कोई सॉल्ट है तो उसमें मैं नंबर ऑफ जो भी उसके आयन्स होंगे उसके ऊपर जितने भी चार्ज होंगे तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ चार्ज ऑफ आयन्स। ओके, सो डिपेंड करेगा कि हम लोगों का कंपोनेंट क्या है। और अगर डेफिनेशन की बात करें नॉर्मेलिटी की, तो इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होगा दैट इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ चीजें डिस्कस की जहां पे आपने देखा होगा कि वॉल्यूम आ रहा है। अब देखो, जब भी टेम्परेचर अगर हम रेज करते हैं तो वॉल्यूम अफेक्ट होता है। अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएं तो वॉल्यूम भी क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, राइट। सो मतलब कहीं ना कहीं वॉल्यूम को वो चेंज करने वाला है। तो अभी जितनी भी चीजें हमने देखा, ग्राम पर लीटर देखे हम लोगों ने, मोल पर लीटर देखा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो हम लोग ने, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर हमने ये चीज देखा, जो नॉर्मेलिटी बेसिकली, ये सारे क्या होते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो ये चीजें चेंज हो सकती है। अब हम बात करते हैं मोलैलिटी की। ओके, सो मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ, ये होता है मोल पर केजी। अच्छा, यहाँ पे केजी जो आया है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करके यहाँ पे लिखना, ये सॉल्वेंट का होता है। ठीक है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड, मतलब N2 से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। ये 2 हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है। और जो हम 1 यूज करते हैं वो सॉल्वेंट के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट 1 लिख रहा हूं, मतलब वेट ऑफ सॉलिड, बट इट शुड बी इन केजी। सो ये मोलैलिटी हो गया। अब देखो, मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डिस्कस्ड। अगर मैं अब यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं कॉन्सेंट्रेशन बताने की। एक होता है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन हम कैसे बताते हैं, जैसे अगर मुझे फ्रैक्शन बताना है, फॉर एग्जांपल लाइक वी हैव टेकन, अगर मैं यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10 मैंने ब्लू पेन ले लिया। ठीक है, और 30 आई हैव टेकन रेड पेन। ठीक है, सो टोटल मेरे पास कितने पेन है, 40 पेन है। सो अगर मुझे ब्लू पेन का फ्रैक्शन बताना है तो कितना हो जाएगा, ब्लू पेन डिवाइडेड बाय टोटल पेन, मतलब कितना हो गया, 1/4। तो ये फ्रैक्शन आ गया। अगर मुझे रेड पेन का फ्रैक्शन बताना है, सो दिस इज गोइंग टू बी 30/40, तो ये कितना हो गया, 3/4। तो आपने देखा होगा, ये चीज निकालने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, नंबर ऑफ ब्लू पेन, तो मैं इस पूरी क्वांटिटी को A लेता हूँ और इस क्वांटिटी को मैं B ले लेता हूँ। सो ये A/A+B, ऐसे तो हमने निकाला फ्रैक्शन। इसका फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, B/A+B। सेम चीज हम मोल फ्रैक्शन में भी करते हैं। अब देखो, हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन, मतलब यहाँ पे किसकी बात होगी, मोल्स की बात होने वाली है। सो अब सॉल्यूशन में ओके, 2 ही चीज होता है, एक होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। सॉल्यूट को हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉरी सॉल्यूट को हम 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्वेंट को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब N1 क्या है, मोल ऑफ सॉल्वेंट, N2 क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट। सो X1 इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो ये हो जाएगा N1/N1 प्लस N2। X2 ये क्या हो जाएगा, N2/N1 प्लस N2। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। मोल हम लोगों को निकालने आता है, दैट इज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ओके, कि जब भी आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो, जैसे ये सॉलिड का हो गया, सॉल्वेंट का हो गया, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि इस सॉल्यूशन में ये दो कंपोनेंट है, ठीक है, तो उन दोनों कंपोनेंट का जब मोल फ्रैक्शन हम ऐड करेंगे देन दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1। जब टोटल फ्रैक्शन को हम कहीं भी ऐड करते हैं तो वो 1 आता है। दिस इज वेरी नॉमिनल सा चीज है, ठीक है, ये कॉमन सी बात है, सबको पता होता है, हमें भी पता होना चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द मोल फ्रैक्शन, ओके। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज आती है लास्ट में, जैसे वेट बाय वेट, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड का सॉल्यूट का वेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय हम उसको सॉल्वेंट के वेट से भी हम कंपेयर कर सकते हैं। सो वेट बाय वेट भी हम बताते हैं। सो वेट बाय वेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो सॉल्यूट का वेट है, ओके, तो उसको हम W2 से रिप्रेजेंट करेंगे, डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वेट, ओके। सो सॉल्यूशन का वेट क्या होगा, W1 प्लस W2, और जैसा कि ये परसेंट वेट बाय वेट है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ओके। अगेन यहाँ पे वेट की बात आ रही है तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी होता है, तो हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है कि सॉल्यूट का वॉल्यूम, तो ये V2 हो गया, और नीचे किसका वॉल्यूम आ जाएगा, सॉल्यूशन का, सो V1 प्लस V2, बट दैट शुड बी ओके इन लीटर। ये किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। ये किस में है, kg में होगा, ठीक है। तो ऊपर वाला क्वांटिटी भी हम उसमें ही रखेंगे, ठीक है। दोनों क्वांटिटीज, अगर वॉल्यूम जैसे वेट हम यहाँ पे ऊपर ले रहे हैं तो वो भी kg में होना चाहिए, ये भी उसमें ही होना चाहिए। वी हैव टू कीप द क्वांटिटी सेम रखना है, ओके, इनटू 100, क्योंकि ये परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। कई बार हमें परसेंट वेट बाय वॉल्यूम में पूछा जाता है, तो आप वेट सॉल्यूट का रखना है और वॉल्यूम सॉल्यूशन का रखना है, ठीक है। सो दिस आर दी सर्टन वेज टू रिप्रेजेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की है ये हमें पता होना चाहिए। दिस आर दी यूनिट्स। बेसिकली अगर मेरे पास कोई कॉन्सेंट्रेशन है, कोई चीज़ बनानी है मुझे लैब में जाके, या कोई हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, तो वहाँ पे हमें एक स्पेसिफाइड कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। वो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसके ऊपर अगर लिखा है तो हम कैसे उसको रीड करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। सो दिस आर दी नेसेसिटी, ये हम कह सकते हैं कि ये मस्ट है जो हमें पता होना चाहिए आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के लिए या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो इसके बेसिस पे जब हम लोग 5-6 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब जाके बहुत अच्छी क्लियरिटी मिलेगी इन कंसेप्ट्स पे। एक ही वे है टू गेट द क्लियरिटी इन द कंसेप्ट, यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। अगर आप जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो उतने ज़्यादा आपको क्लियरिटी मिलती जाएगी इन सारे कॉन्सेंट्रेशन वाले टर्म्स में। सो जस्ट गो थ्रू इट वंस एंड मेक श्योर कि यू आर गेटिंग क्रिस्टल क्लियर आइडिया इन ऑल द कॉन्सेंट्रेशन टर्म। थैंक यू गाइस।